हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम फिर से वापस आ गए हैं डे 1 के सेशन 2 को लेकर। इस सेकंड सेशन में हम क्लास 12th केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। जो हमारा पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर क्या है, सॉल्यूशंस। फिज़िकल केमिस्ट्री का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें हम जो मोल कंसेप्ट आपने क्लास 11th में पढ़ा था उसी की कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स और बहुत सारी चीज़ें जो आपने वहाँ पर पढ़ी हुई हैं उन्हीं को रिवाइज करना है। वही सेम कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर यूज़ होंगे और थोड़ा ऐड भी होगा। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी है, लेकिन न्यूमेरिकल्स की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स को ये डिफ़िकल्ट लगता है। तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। सिंपल डेफिनेशंस, चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगी, चैप्टर के नाम को समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब हमारे चैप्टर का नाम है सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस होते क्या हैं, अब हम ये बात समझेंगे, राइट। यस, हम यहाँ पर सॉल्यूशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं अब। ठीक है, सॉल्यूशंस ये हमारे चैप्टर का भी नाम है और ये हमारी चैप्टर के टॉपिक की सबसे पहली हेडिंग है। तो सॉल्यूशन होता क्या है बेसिकली समझो। सॉल्यूशन है जब, जैसे मान लो हमारे पास, हम बात करते हैं कोई भी चीज़, एक बीकर लिया मैंने और उसमें वाटर है और मैंने बनाया है मान लो शुगर सॉल्यूशन। तो शुगर को हम ग्रे कलर से रिप्रेजेंट कर देते। ग्रे दिखेगा नहीं, एक सेकेंड। चलो आज हम ब्लैक कलर की शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं। शुगर कौन से कलर की है, ब्लैक कलर की। तो ये हमारे क्या बन गया, सॉल्यूशन, जिसमें हमारे पास ब्लू कलर में क्या था, वाटर था और ब्लैक कलर से हमने क्या रिप्रेजेंट किया, शुगर। ओके, तो ये हमारा क्या बना, एक सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन अब आपको समझ कैसे आएगा, अगर मैं कुछ और डाल दूँ, जैसे हम ग्रीन कलर का, नहीं ग्रीन तो हमारा हो गया, रेड कलर का नमक डाल देते हैं बीच में। ये एक टाइप ऑफ ORS टाइप सॉल्यूशन बन जाता है जब हम पानी में नमक, चीनी ऐड कर दें। तो रेड कलर का क्या है हमारे पास अब, सॉल्ट। तो ये भी एक सॉल्यूशन है। अगर हम शुगर को रिमूव कर दें और वाटर और सॉल्ट ले लें तो सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर पानी और चीनी ले लें तो शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। और अगर हम चीनी और नमक दोनों को ऐड कर दें पानी में तो वो भी एक सॉल्यूशन बनेगा। तो अब सॉल्यूशन है क्या, एग्जाम्पल तो हमने देख ली, सॉल्यूशन देखो अब क्या है। चलो एक सेकेंड। तो सॉल्यूशन की अगर हम सिंपलेस्ट डेफिनेशन देखें, बिल्कुल सिंपल वे में भी हम सॉल्यूशन को कहेंगे क्या, सॉल्यूशन है क्या चीज़। सॉल्यूशन है जब हम दो, जैसे हमने पानी और नमक या फिर पानी और चीनी को मिक्स किया, दो सब्सटेंसेस, ठीक है, उनको लिया और जो केमिकली नॉन रिएक्टिंग होने चाहिए, क्या होने चाहिए, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस होने चाहिए। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, एक सॉल्यूशन बनेगा। एक और बात हमें चाहिए इसमें, दो सब्सटेंसेस तो होंगे, साथ में क्या होगा, नॉन रिएक्टिंग भी होंगे। जैसे मैं आपको समझाती हूँ कि नॉन रिएक्टिंग क्यों चाहिए हमें। देखो जैसे मैं लूँ, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी एसिड ले लो, जैसे HCl है हमारे पास ये, और उसमें हमने बेस ऐड कर दिया KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया हमने।
समझने की कोशिश करो, एक बार दोबारा बताती हूँ मैं। ये हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमारे पास क्या थी, एक एसिड थी HCl। क्या थी, एसिड HCl ली है यहाँ पे हमने। ठीक है, सभी को ये रिएक्शन आता होगा, एसिड और बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और हमने साथ में ऐड किया एक बेस। क्या ऐड किया, बेस। बेस कौन सा है हमारे पास, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर हमारे पास एसिड कौन सा था, एसिड कौन सा था, HCl। तो अगर हम अब इसका रिएक्शन शो करें तो हमारे पास कुछ बनेगा, ये HCl प्लस KOH। क्या बनेगा, प्रोडक्ट्स हमारे पास क्या होंगे, KCl, वेरी गुड, और H2O। ये क्या हो गया हमारा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट बन गया पोटेशियम क्लोराइड और वाटर। ये भी तो मिक्स होंगे, हमें सोल्यूशन की तरह लगेगा, लेकिन ये सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। क्यों, बिकॉज ये रिएक्ट कर गए, ये तो एक नया कंपाउंड बन गया हमारे पास। क्या बना, ये एक न्यू कंपाउंड बना है। तो ये एक सोल्यूशन नहीं है, एक नया कंपाउंड बन गया। अब हम सोल्यूशन पर ही वापस जाते हैं। एक सेकेंड, इसे हम इरेज कर देते हैं, हमें नहीं ज़रूरत इसकी। एक सेकेंड, चलो ये हमारे पास क्लियर हो गया। और अब हम पढ़ क्या रहे थे, देखो सॉल्यूशन की डेफिनेशन। क्या किया था अब तक हमने, दो सब्सटेंसेस होंगे हमारे पास, क्या होंगे, नॉन रिएक्टिंग होंगे। और थर्ड पॉइंट हमें क्या चाहिए, यहाँ पर देखो होमोजीनियसली मिक्स होने चाहिए। आपने मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में ही पढ़ा होगा, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। ठीक है, तो पहले आपको मैं मिक्सचर समझा देती हूँ। जैसे हमने लिया मिक्सचर, मिक्स लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, मिक्सचर ले रहे हैं हम कोई। तो मैंने एक मिक्सचर लिया। मिक्सचर की क्या होती हैं, दो टाइप्स होती हैं, जैसे कि होमोजीनियस और सेकंड क्या है, हेट्रोजीनियस। हमें बहुत बेसिक से वर्ड्स का मतलब पता होता है ना। जैसे हेट्रो का मतलब क्या होता है, आप बताओ, कितना सिंपल है। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, बिल्कुल ठीक। और होमो मीन्स सेम, बिल्कुल ठीक। तो मिक्सचर क्या है, दो सब्सटेंसेस जिनको हम मिक्स कर रहे हैं, नॉन रिएक्टिंग ही होते हैं वो भी। ठीक है, तो मान लो मैंने वही एग्जाम्पल दोबारा ले रही हूँ मैं। एक बीकर लिया, पानी डाल दिया मैंने, और अब ब्लैक कलर का मैं डाल रही हूँ मिट्टी। पहले तो जब आप डालोगे, पॉर करोगे, यहाँ पर आपको दिखेगा भी पूरी फैल रही है। बट जब थोड़ा टाइम होगा, आप उसको बिल्कुल भी टच नहीं करोगे, उसको स्टेबल होने दोगे, है ना, तो क्या होगा, ये जो सारी मैंने ऐड किया है मिट्टी, जो हम पार्टिकल्स कह रहे हैं, डस्ट पार्टिकल्स, सॉइल के पार्टिकल्स हैं, वो क्या होंगे, एक जगह पर इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। कहाँ पर, बेस पर, बीकर के बेस पर इकट्ठे हो जाएंगे यहाँ पर सारे। क्यों, बिकॉज ये हमारा क्या बन गया है अब, नॉन होमोजीनियस, मतलब कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर तो हैं, दो सब्सटेंसेस हैं हमारे पास, और दोनों क्या है, हमने मिक्स भी किए हैं, लेकिन वो मिक्स हुए ही नहीं।
वो अलग अलग रह रहे हैं। यहाँ पर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अभी हमने मिट्टी डाली है बीच में, ठीक है, और ये क्या है, हमारा पानी है। डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम उस चीज़ को, लेकिन अब हम वापस आते हैं अपने बात पर। एक सेकेंड। तो ये तो हमारा क्या था, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसमें दो सब्सटेंसेस जो हमने ऐड किए वो एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं हो रहे थे, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं थे। और अब देखो, अगर मैं डालूँ फिर से वाटर, पानी का कलर कौन सा होता है, ब्लू, वेरी गुड। तो ये हमारे पास क्या है, वाटर है, और इसी में मैं ऐड कर रही हूँ अब सॉल्ट। अब हमारा सॉल्ट हम ले लेते हैं कुछ इस कलर का। सॉल्ट आ गया हमारा, नहीं क्लियर नहीं आएगा, एक सेकंड वेट करना। इस कलर का सॉल्ट है हमारा। तो ये हमने क्या लिया, सॉल्ट। ये सॉल्ट बैठेगा नहीं नीचे, ठीक है, वो मिक्स हो जाएगा, और जब आप देखोगे आपको पता ही नहीं लगेगा कि ये पानी है नॉर्मल या फिर इसमें कुछ मिक्स किया है। समटाइम्स तो अगर कोई जैसे पेंट ऐड करोगे वो भी एक सोल्यूशन बनेगा, लेकिन कलर आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, वो भी होमोजीनियस ही रहेगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना यूनिफॉर्मली मिक्स होगा भी, अगर आप इसमें से एक पार्ट निकाल लेते हो, अगर आप मान लो इस पार्ट को आपने निकाला बीच में से, तो जितना ही इस पार्ट में आपको नमकीन महसूस होगा पानी, उतना ही इस पार्ट में होगा, डिफरेंस नहीं होगा कोई। एक कंडीशन है कि सॉल्ट को अच्छे से मिक्स होने देना है, जैसे 1-2 मिनट लग जाते हैं। अगर ठंडा पानी है, गर्म पानी है, तो साथ के साथ मिक्स हो जाता है, इतना टाइम लगेगा जस्ट, ठीक है। तो होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, दोनों या जितने भी आप अलग अलग पार्ट्स निकालोगे, हर एक पार्ट में सेम नमकीन टेस्ट होगा। ये नहीं होगा कि यहाँ पर जो हमें पानी नमकीन लग रहा है वो कम नमकीन है, और यहाँ पर ज़्यादा नमकीन है, यहाँ पर उससे भी ज़्यादा नमकीन है, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। हर जगह पर सैलिनिटी सेम रहेगी। आई होप कि आपको ये बात समझ आ गई। अब एक सेकेंड। एक सेकेंड। तो आई होप कि आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब समझ आ गया होगा। होमोजीनियस मतलब जिसमें सेम कॉम्पोजिशन है थ्रू आउट। कॉम्पोजिशन मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो भी हमने ऐड किया उसमें क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ओके। और इसके बाद हमारे पास था हेट्रोजीनियस, मतलब जिसमें अलग अलग हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं पार्टिकल्स को, हमें पता लग रहा है उसमें। जैसे बेसिक फिल्ट्रेशन से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर आप मान लो पानी आपका मिट्टी है पानी में, तो हम क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन पेपर से, या फिर जिससे हम चाय छानते हैं घर पर, उससे हम मिट्टी को भी आराम से अलग कर सकते हैं। जो हमारे सैंड के पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, और जो वाटर है ऑलमोस्ट क्लियर होगा। अगर सॉइल के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो जा भी सकते हैं, डिपेंड्स, लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादातर पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे, और पानी क्या होगा, ऑलमोस्ट हमारा क्लियर होगा वाटर,
ओके, आई होप कि आपको अब डिफरेंस समझ आ गया होगा होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। इसे भी हम अब इरेज कर देते हैं बिकॉज हमें ये नहीं चाहिए। मैंने आपको जस्ट बेसिक इंट्रोडक्शन देने के लिए होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का मतलब समझाया। एक सेकेंड। चलो अब हम वापस जाते हैं अपने पार्ट पर जहाँ पर हम सॉल्यूशन की डेफिनेशन के बारे में बात कर रहे थे। तो सॉल्यूशंस में अब हमने क्या पढ़ा? दो सब्सटेंसेस लाओगे जो क्या होंगे, नॉन रिएक्टिंग हो गए। अगर रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या बनेगा, कंपाउंड बन जाएगा, मिक्सचर नहीं बनेगा, सॉल्यूशन नहीं बनेगा हमारे पास। और जो मिक्सचर है वो क्या होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होनी चाहिए उस मिक्सचर की थ्रू आउट। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन ज़रूर आना चाहिए, अगर नहीं आया तो आपको अपने दिमाग को और ज़्यादा तेज़ दौड़ाने की ज़रूरत है। क्या? मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी स्टार्टिंग में कि अगर हम वाटर और शुगर को ऐड करेंगे सॉल्यूशन बनेगा, अगर हम वाटर और सॉल्ट को ऐड करेंगे सॉल्यूशन बनेगा। ये तो दो सब्सटेंसेस की बात हो गई, ये तो सॉल्यूशन है, ठीक है, नॉन रिएक्टिंग भी था। वाटर और शुगर रिएक्ट थोड़ा ना करके कोई और नया कंपाउंड बनाएंगे, ना ही वाटर और सॉल्ट रिएक्ट करेंगे, और होमोजीनियस मिक्सचर भी है, तो ये तो बिल्कुल ठीक हो गई बात। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आई है अब हमारी? प्रॉब्लम ये है, अभी मैंने आपको एक और बात बताई थी कि अगर हम वाटर को भी ऐड कर देंगे, शुगर को भी ऐड कर देंगे और सॉल्ट को भी ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्यूशन। कब? जब हम वाटर को ऐड करेंगे, शुगर को ऐड करेंगे और सॉल्ट को ऐड करेंगे, ये भी सॉल्यूशन है। और यहाँ पे मैंने आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन में बताया दो सब्सटेंसेस होने चाहिए। यहीं पे हमारी एक मिस्टेक हो गई। क्या बताऊँ? देखो, चलो मिस्टेक क्या हुई थी, दो सब्सटेंसेस तो हो सकते हैं क्योंकि एक सब्सटेंस होगा वो तो जस्ट सब्सटेंस है, वो मिक्सचर थोड़ा ना, कुछ मिक्स ही नहीं हुआ जब। अब अगर हमारे पास दो सब्सटेंसेस हैं तो वो एक मिक्स करके मिक्सचर बन जाएगा उसका। ठीक है, अब तीन जब बने वो भी तो मिक्स करेंगे और मिक्सचर बनेगा, उसका सॉल्यूशन बनेगा अगर वो नॉन रिएक्टिंग है और होमोजीनियसली मिक्स हो रहे हैं तो। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इस डेफिनेशन में ऐड क्या करना है, टू और मोर सब्सटेंसेस। क्या ऐड करना है, टू और मोर सब्सटेंसेस। जब नॉन रिएक्टिंग होते हैं उनको हम मिक्स करेंगे, और जब मिक्स करेंगे होमोजीनियस कॉम्पोजिशन होगी, यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होगी, उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक अब हमें क्लियर है सारी बात? यहाँ तक अब हमें बात सारी क्लियर है। एक बार मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। क्या था, हम चैप्टर की डेफिनेशन से हमने स्टार्ट किया था और पढ़ा क्या था हमने, सॉल्यूशंस। चैप्टर का नाम था सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा, एक एग्जांपल दी थी मैंने आपको। क्या? अगर हम वाटर में शुगर ऐड करेंगे, एक सेकेंड, अगर हम वाटर में शुगर ऐड करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक सॉल्यूशन बनेगा। अगर हम उसी वाटर में सॉल्ट ऐड कर देंगे वो भी एक सॉल्यूशन होगा जिसमें तीन कंपोनेंट्स होंगे। दो कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, पांच भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दूँ आपको एक सॉल्यूशन की जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जो है एयर।
एयर में कितने सारे कंपोनेंट्स हैं, अलग अलग गैसेस है, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, डिफरेंट डिफरेंट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हर एक गैस की अलग अलग कॉम्पोजिशन है ना। ये एक सोल्यूशन है एयर हमारा। इसके बाद हमारे पास आता है सोल्यूशन की डेफिनेशन कि सोल्यूशन है क्या चीज़। सोल्यूशन है जब दो सब्सटेंसेस लोगे या फिर दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस, 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस, जो क्या होने चाहिए, नॉन रिएक्टिव होने चाहिए। क्यों? बिकॉज अगर रिएक्ट कर जाएंगे तो क्या होगा, कंपाउंड बन जाएगा एक नया। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, हेट्रोजीनियस नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमें यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन चाहिए। क्या चाहिए? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन चाहिए। तो ये हमारी सोल्यूशन की डेफिनेशन थी। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा, भी एक सब्सटेंस हम क्यों नहीं ले सकते? सबसे पहली बात, अगर तो एक सब्सटेंस होगा तो वो प्योर सब्सटेंस होगा, वो सोल्यूशन कैसे हो सकता है बताओ? मिक्सचर कैसे हो सकता है? मिक्सचर में तो अलग अलग सब्सटेंसेस चाहिए, कोई 2-3 चीज़ें चाहिए जिन्हें हम मिक्स करेंगे, तभी तो मिक्सचर कहेंगे। अगर एक ही सब्सटेंस है तो वो क्या होगा, प्योर होगा। और सोल्यूशन क्या है, मिक्सचर की टाइप है। तो एक तो ये रीज़न है, ये क्या फॉर्म होगा, प्योर सब्सटेंस फॉर्म होगा। एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे मैं आपको, अगर मैं सिर्फ नाइट्रोजन गैस ले लूँ तो वो क्या एक सोल्यूशन है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन गैस ले लूँ, वो सोल्यूशन है? नहीं है। लेकिन अगर मैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को ले लूँ और ये रिएक्ट ना करें आपस में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ना प्रोड्यूस हो, अलग अलग रहें, तो ये क्या एक सोल्यूशन बनेगा हमारे पास, गैसियस सोल्यूशन बनेगा। कौन सा? गैसियस सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आपको अब सारी बात क्लियर है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के बारे में। इससे पहले हम एक बार एनसीईआरटी रीड करते हैं, इंट्रोडक्शन वाला पैसेज, जिससे हम अलग अलग एप्लीकेशंस समझ सकते हैं कि सॉल्यूशंस हमें क्यों पढ़ने हैं और हमारी डेली लाइफ में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। एक सेकंड में हम पहुंच रहे हैं एनसीईआरटी की पीडीएफ पर। आ गए हैं हम सॉल्यूशंस की एनसीईआरटी पीडीएफ पर। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक कोट दिया हुआ है। क्या है? ऑलमोस्ट ऑल प्रोसेसेस इन आवर बॉडी अक्कर इन सम काइंड ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। कोई भी प्रोसेस है हमारी बॉडी का, अगर हमारी बॉडी में ब्लड जा रहा है, वो क्या है? एक लिक्विड सॉल्यूशन है, उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस होती हैं, तो ये क्या है? सॉल्यूशन है। और अलग अलग कंपोनेंट्स और भी होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? सॉल्यूशन है। हमारी बॉडी में हर जगह सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशंस है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ गया एनसीईआरटी में। हम ये भी देख लेते हैं सबसे पहले इस चैप्टर में हमने कवर क्या करना है। देखो, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको क्या समझ आएगा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस हमें पता चलेंगे। इसके बाद कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन में हम बात करेंगे कि इस अमाउंट ऑफ पूरे सॉल्यूशन में कितना हमारे पास सॉल्यूट है और कितना सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, और अलग अलग यूनिट्स में बात करेंगे, जैसे एक मोलैरिटी होती है, अलग अलग टाइप्स होते हैं यूनिट्स के, अलग अलग यूनिट्स होते हैं जिनमें हम कॉन्सेंट्रेशन को बता सकते हैं। अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होती हैं जिनके थ्रू हम कॉन्सेंट्रेशन के बारे में एक्सप्रेस कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन को, सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है, और अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स होंगी तो उनके अलग अलग क्या होंगे? यूनिट्स होंगे। इसके बाद हमारे पास आएगा हेनरीज लॉ और रॉल्स लॉ। इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
जिसमें हमें सॉल्यूशंस के बारे में बताया गया है, सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज़ वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इसके बाद आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ये हम पढ़ेंगे। आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को पढ़ने के बाद हम क्या पढ़ेंगे, डेविएशंस पढ़ेंगे रियल सॉल्यूशंस की, किस लॉ के बेसिस पर, रॉल्स लॉ के बेसिस पर। इसके बाद हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे सॉल्यूशंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिन्हें हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं, स्पेशल प्रॉपर्टीज़, उनको हम पढ़ेंगे, डिस्क्राइब करेंगे और इन प्रॉपर्टीज़ को कोरिलेट करेंगे किसके साथ, मोलर मासेस के साथ। इसके बाद हमारे पास आएगा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। और अब एक सेकेंड, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी की रीडिंग। इसमें से कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नहीं, लेकिन आपको एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए बिकॉज समटाइम्स थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे नीट के एग्ज़ाम में। तो देखो, in normal life we rarely come across pure substances. Most of these are mixtures containing two or more pure substances. ठीक है, नॉर्मली हमारी लाइफ में हम क्या देखते हैं, मिक्सचर्स देखते हैं, रेयरली हम देखते हैं प्योर सब्सटेंसेस को। अगर आप कहो हमने प्योर दूध मंगाया घर पे, हमारे घर पे तो प्योर दूध आता है, क्या वो सच में प्योर होगा? नहीं होगा, वो मिक्सचर होगा, अलग अलग उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, है ना, वो सभी चीज़ों का एक मिक्सचर होगा। प्योर सब्सटेंसेस कुछ भी नहीं होते हैं जो हमारी लाइफ में हम देख सकते हैं, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस हमारी लाइफ में हम बहुत कम देखते हैं। अगर आप गोल्ड की ही बात करो, गोल्ड को मैंने तो प्योर गोल्ड का ऑर्नामेंट लिया है, वो नहीं होगा प्योर गोल्ड का, इट इज़ श्योर। लेकिन हम उसे इतना हाई लेवल तक ले जाते हैं कि उसे हम प्योरिटी के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मान लेते हैं, लेकिन वो प्योर नहीं होता, है ना। बहुत सारे अभी भी इम्प्योरिटीज़ उसमें प्रेजेंट होती हैं। और अगर हमारे आँखों के सामने प्योर सब्सटेंसेस आ ही नहीं रहे तो हम देखते क्या हैं, हम देखते हैं मिक्सचर्स को। मिक्सचर्स मैंने आपको बताए थे क्या होता है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ये दो टाइप्स हैं मिक्सचर्स के, ठीक है, जिसमें दो या दो से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है। देयर यूटिलिटी और द इम्पॉर्टेंस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन देयर कॉम्पोजिशन, ठीक है। जैसे हम मिक्सचर है उसमें कॉम्पोजिशन डिपेंड करती है। अगर हम एयर की ही एग्जांपल लें, नाइट्रोजन की कॉम्पोजिशन अगर हम एयर में चेंज कर दें, हमारी लाइफ का एग्जिस्ट होना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ऑक्सीजन की कॉम्पोजिशन चेंज हो जाएगी तब भी हमारी लाइफ डिफ़िकल्ट होगी, प्लांट्स की लाइफ डिफ़िकल्ट होगी, एनिमल्स की लाइफ डिफ़िकल्ट होगी। तो जो एक कॉम्पोजिशन है वो फिक्स होनी चाहिए, तभी हमारी लाइफ उसमें स्टेबल रह सकती है, कोई भी चीज़ है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आई हैं, जैसे हम एलॉयज़ की बात करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं, एलॉयज़ क्या होते हैं, मिक्सचर होता है किसका, जिसमें एक मेटल होता है, कम से कम एक मेटल होता है, और साथ क्या हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है या फिर मेटल ही हो सकता है, या दो से ज़्यादा भी एलिमेंट्स को हम कंबाइन कर सकते हैं, और वो होमोजीनियसली भी हो सकते हैं, हेट्रोजीनियसली भी हो सकते हैं। मतलब जो मिक्सचर है, एलॉय एक मिक्सचर है, लेकिन ये भी दो टाइप्स में हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी और होमोजीनियस मिक्सचर भी हो सकता है। बिल्कुल क्लियर होगी ये बात, आई होप। क्या है, आप अपने साथ साथ नोट्स बना सकते हो अपनी नोटबुक्स में। और एलॉयज़ के बारे में हम पढ़ रहे थे, क्या एलॉय क्या है, मिक्सचर है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स का। मिक्सचर है तो मतलब दो या दो से ज़्यादा क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस हमारे पास हो सकते हैं। वही एलॉय भी एक मिक्सचर है, तो उसमें भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को हम यूज़ कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंसेस को, और जिनमें से वन ऑफ देम क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेटल। और बाकी जो भी है नॉन मेटल भी हो सकते हैं और मेटल भी हो सकते हैं। और एलॉय दो टाइप्स के होते हैं, वो होमोजीनियस भी हो सकते हैं और हेट्रोजीनियस भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। और अब हम पढ़ रहे हैं एलॉयज़ की एग्जांपल। जैसे ब्रास है, ब्रास क्या है, मिक्सचर है, एलॉय है किसका, कॉपर का और जिंक का।
कॉपर और जिंक का जो अलॉय है होमोजीनियस है। ये जहाँ जो हमें तीनों एग्जाम्पल दिए हुए हैं ना, वो तीनों क्या है, होमोजीनियस अलॉयज़ की एग्जाम्पल है। ब्रास क्या है, कॉपर और जिंक का अलॉय है। और जो जर्मन सिल्वर है वो क्या है, कॉपर, जिंक और निकल। इन दोनों में देखो कॉम्पोजिशन अलग हो रही है। यहाँ पर भी कॉपर था, यहाँ पर भी कॉपर है, यहाँ पर भी जिंक है, यहाँ पर भी जिंक है। तो डिफरेंस कहाँ है, निकल का। और यहाँ पर कॉपर ज़्यादा होगा शायद, यहाँ पर कॉपर कम हो सकता है। यहाँ पर जिंक कम होगा और जिंक यहाँ पर ज़्यादा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। कॉम्पोजिशन पर डिपेंड करते हैं कि हमारे पास कौन सा अलॉय फॉर्म होगा। इसके बाद ब्रॉन्ज आता है, उसमें भी देखो कॉपर है। ब्रॉन्ज में भी हमारे पास क्या है, कॉपर है, कॉपर का ही अलॉय है, लेकिन उसमें क्या है, साथ में टिन ऐड किया है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कॉपर प्लस जिंक क्या बनाएगा हमारे पास, ब्रास। कॉपर और जिंक ब्रास बनेगा, बी फॉर ब्रास। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आएगा कॉपर और टिन। यहाँ पर हमारे पास बनेगा ब्रॉन्ज। ठीक है, ये भी है। आपने इन दोनों को अच्छे से याद रखना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ब्रास क्या है, कॉपर और जिंक का अलॉय है, और ब्रॉन्ज क्या है, कॉपर और टिन का। CuSn ब्रॉन्ज है, CuZn ब्रास है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में क्या है, कॉपर भी आ गया, जिंक भी आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, निकल। क्या आएगा, निकल। तो ये हमारे क्या है, यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक दे देती हूँ। जैसे हम मानते हैं, जैसे गोल्ड और सिल्वर का रेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो वो एक प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, पहले भी थे लेकिन अब और ज़्यादा प्रीमियम हो चुके हैं, है ना। तो एक एग्जांपल है, जैसे ब्रास तो है CuZn, ये आपने याद रखना है, CuZn ब्रास, CuSn ब्रॉन्ज। CuZn ब्रास, CuZn ब्रॉन्ज। इसके बाद हमारे पास है जर्मन सिल्वर, इसे आप बहुत आसानी से याद रख सकते हो। निकल क्या है, जर्मन सिल्वर बनेगा हमारे पास, क्या बना है, जर्मन सिल्वर। तो ये क्या है, सिल्वर है, यहाँ पर नाम में आ रहा है सिल्वर, लेकिन ये ऑब्वियसली सिल्वर तो नहीं है, लेकिन जर्मन सिल्वर इसका नाम है अलॉय का। तो हाँ, अगर ये सिल्वर है तो वो क्या कहेगा, कॉपर और जिंक को निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। निकल जाना मतलब भाग जाओ यहाँ से, पंजाबी में हम यूज़ करते हैं निकल जाओ। ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉपर, जिंक, निकल। जर्मन सिल्वर बनी थी, सिल्वर थी प्रीमियम, उसने कॉपर और जिंक को क्या कहा, कॉपर जिंक निकल जाओ। तो कॉपर आ गया, जिंक आ गया और निकल आ गया। और यहाँ पर क्या है, CuZn ब्रास है, CuSn ब्रॉन्ज है हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक आपको हो गया क्लियर। अब हम वापस आते हैं, यहाँ पर अब हमारे पास आ रही है 1 पार्ट्स पर मिलियन। ये एक कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, ठीक है, जिसको हम ppm से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, या मोस्ट प्रोबेबली उससे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ये क्या होता है। लेकिन आप इसे इतना समझ लो भी, अगर हम 1 मिलियन पार्ट्स, एक हमारे पास क्या है, वाटर है, हमने वाटर लिया बीकर में, उसके हमने कितने पार्ट्स किए, 1 मिलियन पार्ट्स किए। 1 मिलियन मीन्स 10⁻⁶ पार्ट्स किए हैं हमने उसके। और फिर क्या किया, उस 10⁻⁶ पार्ट्स में हमने एक पार्ट में हमें फ्लोराइड मिला, बाकी सारे पार्ट्स वाटर थे, सिर्फ एक पार्ट जो था उसमें फ्लोराइड आयंस थे। इतनी कम क्वांटिटी चाहिए हमें, इतनी कम क्वांटिटी। अगर तो 1 पार्ट्स पर मिलियन है वाटर में, तो वो फ्लोराइड आयंस क्या करेंगे, हमारे टूथ डिके को प्रिवेंट करेंगे, हमारे दांतों को ख़राब होने से बचाएंगे। लेकिन
अगर वो 1.5 ppm हो जाए, मतलब 10⁻6 हमारे पास पार्ट्स बने थे वाटर के, उसमें से एक पार्ट तो हमने फिल कर दिया फ्लोराइड आयन से। हमने सोचा अगर 1 पार्ट पर मिलियन से हमारा टूथ डिके प्रिवेंट हो रहा है, तो अगर हम आधा पार्ट्स पर मिलियन, मतलब एक और बॉक्स फिल कर दें, उसमें एक और बॉक्स का भी आधा पार्ट फिल कर दें वहाँ पर 1.5 ppm, तो उससे क्या होगा, हमारा टूथ डिके कॉज हो जाएगा। हम तो हमारे दांतों को बचाना चाह रहे थे कि ज़्यादा क्वांटिटी आएगी तो हमारे दांत और ज़्यादा टूथ डिके से प्रिवेंट होंगे, लेकिन ये नहीं होता। हमारे दांतों में टूथ डिके स्टार्ट हो जाता है अगर हमारा वाटर में फ्लोराइड आयंस कितने हो, 1.5 ppm हो। मतलब ppm आपको समझाऊँ एक बार दोबारा, तो क्या होगा हमारे पास, आप मान लो हमारे पास एक था बॉक्स, ठीक है, एक ये हमारे पास बॉक्स है, इसके मैंने इतने पार्ट्स कर दिए, इस तरीके से पार्ट्स किए मैंने। यहाँ पर हमारे पास तो बहुत कम पार्ट्स बने हैं, जैसे कि 20 पार्ट्स बने हैं सिर्फ, है ना, लेकिन हमने 10⁻6 पार्ट्स बनाने हैं, 10⁻6 बॉक्सेस बनाने हैं। इस बॉक्स में से, छोटे से इतने बड़े बॉक्स में से हमने 10⁻6 क्या बनाने हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस बनाने हैं, 1 मिलियन बॉक्सेस बनाने हैं। उसमें से अगर मैं कहूँ वाटर है तो मैं ब्लू से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ये सारे क्या हैं, ब्लू। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, वाटर होगा। ऑब्वियसली मैं 20 के हिसाब से बता रही हूँ, लेकिन ये क्या है, 10⁻6 के हिसाब से हमने फ्लोराइड आयंस में बात की है वाटर में, ठीक है। और इतने पार्ट में, सिर्फ इतने पार्ट में जस्ट क्या होगा, हमारे पास फ्लोराइड आयंस होंगे, तो हमारा टूथ डिके क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से मैंने क्या कर दिया, इसमें से मैंने हाफ फिल कर दिया, पूरा भी नहीं अभी फिल किया, हाफ फिल कर दिया, तो मेरा टूथ डिके स्टार्ट हो जाएगा, टूथ डिके प्रिवेंट ही नहीं हो पाएगा। तो ये बात हम कर रहे हैं ppm में। ऐसे ही हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन टर्म ppb भी होती है, ppt भी होती है। m मीन्स मिलियन, b मीन्स बिलियन, t मीन्स ट्रिलियन। मतलब अगर बहुत कम क्वांटिटी है, बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी चाहिए कंपैरेटिवली, तो हम उसे ppm, ppb, ppt में रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम यूज़ करते हैं ये, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आएगा, ये पढ़ो कि अगर हम 1.5 ppm ले लेते हैं तो टूथ मोटेड हो जाते हैं, मोटेल्ड हो जाते हैं। और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड क्या है, पॉइजनस भी हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो जाए। तो एक एग्जांपल हमें और दी हुई है, जैसे कि सोडियम फ्लोराइड है, वो क्या है, रैट पॉइजन के लिए यूज़ होता है। अगर हम बात करें कि आप देखते हो जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स किस पे होते हैं, रैट्स पे होते हैं, है ना। एक तो वो सबसे छोटे, बहुत छोटे क्रिएचर्स हैं, सबसे छोटे तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत छोटे हैं, उन पे हम वर्क इजीली कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर हमारी कोई मेडिसिन भी बनेगी ह्यूमंस के लिए तो सबसे पहले रैट्स पर टेस्ट की जाती है। क्यों? बिकॉज हमारा सिस्टम और उनका सिस्टम सिमिलर है, इसीलिए, ठीक है। अगर रैट्स को सोडियम फ्लोराइड हार्मफुल है, मार सकता है, पॉइजनस है, तो हमारी बॉडी के लिए भी पॉइजनस है, थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी लग जाएगी, ठीक है, लेकिन हमारी हेल्थ को अफेक्ट करेगी वो चीज़। इसी तरह इंट्रावेनस इंजेक्शंस जो होते हैं उनको हम वाटर में डिज़ोल्व करके रखते हैं, जिस वाटर में क्या हो, सॉल्ट ऐड किए हों, ठीक है। ये भी हमारे आयनिक कॉन्सेंट्रेशन को मैच करते हैं। देखो, अगर हम कोई इंजेक्शन हमारी बॉडी में इंट्रावेनस इंसर्ट कर रहे हैं, कोई मेडिसिनल इंजेक्शन है या वैक्सीनेशन है, तो वो क्या होगी, हमारी बॉडी का जो परसेंटेज है आयनिक, हर एक आयन की, ऑक्सीजन की क्या होती है, एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन होती है, कॉन्सेंट्रेशन होती है हमारी बॉडी में, वो क्या है, डिफरेंट हो जाएगी इंजेक्शन की या वैक्सीनेशन की कॉम्पोजिशन से।
कंसंट्रेशन से, तो क्या होगा, हमारी बॉडी में वो सही तरीके से अपना वर्क परफॉर्म नहीं कर पाएगी और कई बार नेगेटिवली भी इफ़ेक्ट कर सकती है हमारे बॉडी को, क्योंकि बॉडी प्लाज्मा के कंसंट्रेशन के हिसाब से हमें वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसीलिए हमारी बॉडी में सॉल्यूशंस की कितनी इम्पोर्टेंस है और साथ ही साथ कंसंट्रेशन कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, कितनी मैटर करती है कंसंट्रेशन। इसके बाद हम इन दिस यूनिट वी विल कंसिडर मोस्टली लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे एंड देयर फॉर्मेशन which will be followed by properties of the solution like vapor pressure and colligative properties and types of solution से हम स्टार्ट कर रहे हैं और concentration terms पढ़ेंगे solute और liquid solution में solute की concentration के बारे में। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा। एक बार हम इसे फिर से रिवाइज कर लेते हैं एलॉयज़ को, ये इम्पॉर्टेंट है एग्जाम्पल्स थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के लिए। कॉपर और जिंक है तो ब्रास बनेगा CuZn ब्रास, CuSn ब्रॉन्ज, CuZn ब्रास, CuSn ब्रॉन्ज। और जर्मन सिल्वर, सिल्वर प्रीमियम है, इसीलिए सिल्वर ने क्या किया, कॉपर और जिंक को कहा निकल जाओ, क्या कहा, निकल जाओ। तो ये हमारे एलॉयज़ थे। यहाँ पर हमारे पास यही दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, एक तो एलॉयज़ की एग्जाम्पल और एक थी सोडियम फ्लोराइड और फ्लोराइड आयंस जो हमारे वाटर में हैं, टूथ डिके प्रिवेंट भी कर सकते हैं और कॉज भी कर सकते हैं। ये बात हमने आज डिस्कस की। इसके बाद हमने कल टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस पढ़ने हैं और हम कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टार्ट कर लेंगे कल, जैसे उनके नाम पढ़ लेंगे और उनको डीपली हम अगले लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारा कुछ क्लियर रहा होगा और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें हम क्वेश्चंस भी करेंगे बिकॉज हमारे कंसंट्रेशन टर्म स्टार्ट हो जाएगी और कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हम साथ ही साथ स्टार्ट कर रहे होंगे और मैं आपको कंसाइज नोट्स प्रोवाइड करूँगी। बट रिमेंबर कि आपने उन कंसाइज नोट्स को सिर्फ किसके लिए यूज़ करना है, जस्ट रिवीजन के लिए। आफ्टर क्लास आप यूज़ कर सकते हो, बिफोर नीट एग्ज़ाम, बिफोर एनी मॉक टेस्ट आप उसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपने डेली, जैसे हम रिवाइज़ करते हैं वंस इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, है ना, तो आपने अपने क्लास के नोट्स से रिवाइज़ करना है। ठीक है, बिकॉज अगर आप उन नोट्स से रिवाइज़ करोगे तो आप उसको डीपली समझ पाओगे। कंसाइज नोट्स में सिर्फ मेन पॉइंट्स आपको बताए होते हैं, वो सिर्फ हमारे तब हम यूज़ कर सकते हैं जब हमें पूरा चैप्टर अच्छे से आता है। और अगर कोई पॉइंट मिसिंग भी है तो वो अगर हम आधी बात पढ़ेंगे तो अगली पूरी बात हमारे दिमाग में फ़िक्स होगी और हमें खुद ही याद आ जाएगी। तब हमने कंसाइज नोट्स को पढ़ना होता है। ये चीज़ को अच्छे से रिमेंबर करना, याद रखना और कंसाइज नोट्स को तभी यूज़ करना। नॉर्मली क्लास नोट्स से ही पढ़ना बेनिफिशियल होता है। ठीक है, और इसके बाद होमवर्क दिया जाएगा आपको, कंसाइज नोट्स दिए जाएंगे और हम क्लास में भी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू।